नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम आरोग्य में। मैं हूं आपके साथ ऋचा भाटिया। दोस्तों, हमारे लास्ट एपिसोड में हम सभी ने जाना कि आयुर्वेद है क्या, आयुर्वेद किस तरह से हम सभी की जिंदगियों से जुड़ा है और किस तरह से आयुर्वेद हम सबकी जिंदगी में मायने रखता है। आज फिर से कुछ और महत्वपूर्ण सवालों, जवाबों और जानकारियों के साथ एक बार फिर से हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं वैद्य दीपक जी। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैद्य जी, आज का मेरा सबसे पहला सवाल कि हमारी जो दिनचर्या रहती है, हमारा जो खान पान रहता है, उसका और आयुर्वेद का क्या रिश्ता है? आयुर्वेद को हम किसी भी कीमत पर अपनी जिंदगी से निकाल नहीं सकते। किसी ना किसी रूप में आयुर्वेद हमारी जिंदगी से अटैच्ड है, चाहे वो त्योहार के रूप में हो, चाहे वो ऋतु के रूप में हो, चाहे वो खान पान के रूप में हो, चाहे वो प्रसाद के रूप में हो। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ दिवाली पे खील पताशे आते हैं। वो खील पताशे दिवाली पे क्यों आते हैं? होली पे नहीं आते, सकट पे नहीं आते, गंगा स्नान पे नहीं आते। और सकट पर हमारे यहाँ सबके यहाँ तिलकुट बनता है, तिल से बना हुआ। और तीसरा, थोड़े दिनों बाद उसके आता है त्यौहार होली, जो बहुत मस्ती का त्यौहार है, लेकिन सब के यहाँ कांजी और गुंजिया किसी ना किसी रूप में उपलब्ध जरूर होगी। वो कांजी और गुंजिया दिवाली पे क्यों नहीं खाई जाती? उसका कुछ ना कुछ कारण तो होगा। हमारे देश की ऋतु के हिसाब से, हमारी प्रकृति के हिसाब से दिवाली के समय हम सभी लोगों का पित्त बहुत बढ़ा हुआ होता है। उस पित्त को शांत करने के लिए खील पताशे से अच्छा एंटासिड नहीं है। खेल और पताशे बहुत अच्छा पित्त को शमन करने में कार्य करते हैं। जो काम दवाइयाँ नहीं कर पाती, खेल और पताशे कर लेते हैं। चीनी की जगह पताशे और खील हम खाएं तो बहुत पित्त में फ़ायदा मिलता है। हमारी भूख भी खुलती है, हमारा पेट भी रेगुलर रहता है। ऐसे ही थोड़े समय बाद आता है जब सर्दी से गर्मी का टाइम आता है, तो सबसे पहले आता है त्योहार सकट का। सकट पे हम लोग किसी ना किसी रूप में तिलकुट है, रेवड़ी है, तिलपुग्गा है, ये खाते हैं। उस समय हमारे यहाँ सभी के पित्त की बहुत ज़्यादा शांति होती है। उस पित्त को बढ़ाने के लिए तिल का प्रयोग किया जाता है। लोग पहले नहीं सेवन करना चाहते होंगे, जो भी कुछ रूप बात होगी तो उसको प्रसाद का रूप दे दिया, तो लोग प्रसाद में खा लेते हैं। ऐसे ही गुंजिया होली के समय सब खाते हैं, सबके यहाँ बनती है। गुंजिया भी पित्त को बढ़ाने का बहुत अच्छा कार्य करती है। और आपने देखा होगा कि सरदारों के यहाँ लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है सर्दियों में, तो मूंगफली और रेवड़ी खिलाई जाती है सबको। उसका एक मेन कारण ये भी है कि ये चीज़ें पित्त को बढ़ाती हैं। दूसरा, आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ त्यौहार, शादी, कुछ इस तरह के फंक्शन होते हैं, उनमें किसी ना किसी रूप में हमारा आयुर्वेद है। चाहे लड़के की शादी हो, लड़की की शादी हो, कहीं ना कहीं हम लोग हल्दी का उपटन हर एक को लगाते हैं। हल्दी एक बहुत अच्छा एंटीबायोटिक है, हमारे शरीर की स्किन की जितनी भी बीमारी है उनको दूर करता है, और सुंदरता लाने के लिए ये बहुत अच्छा एक साधन भी है। तो हम इस बात को कह सकते हैं कि आयुर्वेद कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हमारे शरीर के साथ, हमारे परिवार के साथ, हमारी रसोई के साथ, हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो अभी आपने हमें जो बातें बताई वो कहीं ना कहीं त्योहारों से भी जुड़ी थी, लेकिन अब मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ऋतुओं को देखा जाए या हमारी हर रोज़ की दिनचर्या को देखा जाए, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो खान पान है वो कैसा होना चाहिए ताकि हम निरोगी रह सके। एक, हमें सीजन की फल और सीजन की सब्जी, इनका प्रयोग अत्यधिक करना चाहिए। आपने देखा होगा कि अब पीछे फरवरी मार्च में हमारे यहाँ आम आ गए और लोगों ने महंगा महंगा आम भी खाए, लेकिन जो रस उसमें बनना चाहिए था गर्मी के हिसाब से, वो अभी रस की उत्पत्ति नहीं हुई। पैसा भी खर्च किया, फ़ायदा भी कुछ नहीं हुआ, नुकसान के चांस ज़्यादा रहे। दूसरा, आपने देखा होगा कि तरबूज आजकल 12 महीने मिलता है, जबकि तरबूज गर्मियों का फल है। इसको यदि हम गर्मियों में खाएंगे तो हमारे शरीर की गर्मी शांत रहेगी, लेकिन सर्दियों में खाएंगे तो शरीर में शीतलता आएगी, वात रोग बढ़ने के चांस रहेंगे। इसीलिए अधिकतर आदमी किसी न किसी रूप में दर्द से परेशान जरूर है, चाहे वो अर्थराइटिस हो, चाहे हेडेक हो, कुछ भी हो, लेकिन दर्द कहीं ना कहीं अधिकतर लोगों को इसलिए है क्योंकि उनका विरुद्ध आहार उनके जीवन का अंग बन चुका। और जब तक हम अपने खान पान को नियमित नहीं करेंगे, स्वाद को छोड़ते हुए,
और सीजन की सब्जियां फल सीजन में ना खाएं, अलग खाएंगे तो हमें नुकसान होगा, सीजन में खाएंगे तो हमें फ़ायदा भी होगा और हमारे को शरीर का नुकसान भी प्राप्त नहीं होगा। और वैद जी, हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि हमारा जो नाश्ता होना चाहिए वो हैवी होना चाहिए और हम जो डिनर करते हैं वो हल्का होना चाहिए। तो आप भी ये मानते हैं और ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों कहा जाता है? सुबह का नाश्ता इसलिए हैवी होना चाहिए क्योंकि हम दिन भर काम में लगे रहते हैं, हमारी ऊर्जा सिर्फ उसको पचाने में नहीं लगती और कामों में भी लगती है और वो डाइजेस्ट जल्दी और अच्छे तरीके से हो जाता है। शाम को यदि हम ज़्यादा हैवी खाएंगे तो रात को हमको डाइजेस्ट ठीक तरीके से नहीं होगा और सुबह को हमको पित्त भी बनेगा, पेट भी साफ नहीं होगा, अफारा भी रहेगा, जी मिचलाएगा, नाना प्रकार के रोग हमको धारण होंगे। नंबर 2, हमको सुबह जल्दी इसलिए उठना चाहिए क्योंकि सूरज हमारे शरीर को कमांड करता है। हमारे शरीर का चक्र सूरज के चक्र के अनुसार चलता है। यदि हम कभी सौभाग्य से सूर्योदय से पहले उठ जाएं तो अपने आप में एक अलग ही स्फूर्ति महसूस करेंगे। उस दिन फ्रेश भी अच्छे होंगे, पेट भी साफ होगा, भूख भी खुलेगी, एनर्जेटिक शरीर रहेगा, शरीर में स्फूर्ति बहुत ज़्यादा रहेगी। और सूर्योदय के बाद यदि हम उठेंगे तो हमारे शरीर में आलसपन रहेगा, सुस्ती रहेगी, चाहे हम कुछ भी खा लें लेकिन उस चुस्ती का मुकाबला नहीं कर सकते, वो चुस्ती नहीं आ सकती। चाहे कितनी भी महंगी चीज़ हम क्यों ना खा लें लेकिन शरीर में वो चुस्ती नहीं आएगी जो सूर्योदय के पहले उठने पर आती है। एक चीज़ और है, कहीं ना कहीं हम सभी ये मानते हैं कि हमारे जो ज़्यादातर हमारी जो बीमारियां होती हैं वो पेट के रोगों से जुड़ी होती है, पेट से जुड़ी होती हैं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? पेट सब बीमारियों की जड़ है। सबसे पहले तो हमें कम खाना और गम खाना, जितना कम खाएंगे उतना हमारे को अच्छा रहेगा, शरीर में लगेगा। आजकल लोग बाग चाय के ऊपर कॉफ़ी, कॉफ़ी के ऊपर थम्सअप, थम्सअप के ऊपर चाय, इस तरह पीते हैं। ये विरुद्ध आहार है। इससे हमारे शरीर की अग्नि मंद होती है। कम खाने पर हमारे शरीर को काम कम करना पड़ेगा और हमारे शरीर को लगेगा ज़्यादा। जैसे कि आप इसको इस रूप में मान लो, यदि आपके घर में मेहमान 2 या 3 आएंगे तो आप उनका आदर सत्कार अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और यदि 10-15 मेहमान आ जाएंगे तो आपका शरीर भी बोलेगा और मन से भी इच्छा नहीं होगी कि ये आए। तो दर्शकों, जैसा कि अभी हमें वैद जी ने बताया कि हमारा जो खान पान है वो हमारी दिनचर्या के अकॉर्डिंग होना चाहिए, समय के अनुसार होना चाहिए अगर हम निरोगी रहना चाहते हैं। लेकिन वैद जी, अभी बहुत सारी जो आपने बातें बताई वो तो हम मानते हैं, लेकिन अब एक चीज़ और जो छोटी सी मेरे जहन में आई है, हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं वो बात, क्योंकि बड़े बुजुर्ग बहुत कुछ कहते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका मानना है कि दही के साथ दूध नहीं लेना चाहिए, दूध के साथ नमक नहीं लेना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या और ऐसा क्यों माना जाता है? ये विरुद्ध आहार है। दही में फर्मेंटेशन तेजी से होता है, दूध को वो जल्दी फाड़ेगा और उबकाई उल्टी आने के चांस होंगे। दूध के साथ नमक लेंगे, हमारे शरीर में खाज खुजली होगी, शिवित्र नामक रोग जिसको ल्यूकोडर्मा भी कहते हैं वो जल्दी डेवलप होगा। कुछ हमारे पूर्वज कहते थे और कुछ हम अपने एक्सपीरियंस से भी देखते हैं कि जब हमारे पास मरीज आते हैं और हम उनसे पूछते हैं कि भैया आप ऐसा तो नहीं करते थे, वो कहते थे ठीक है, हम पराठा खाने के बाद दूध लेते थे, सब्जी के ऊपर दूध लेते थे। तो शिवित्र इसीलिए आज की डेट में बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। और पहले ये बीमारी बहुत कम थी। जब से जंक फूड का प्रचलन आया, ऊपर से दूध पी लिया, कभी उसके ऊपर कुछ और ले लिया, तो ये चीज़ें नुकसान ज़्यादा देती हैं, फ़ायदे कम हैं। और कहीं ना कहीं आज के टाइम में अगर देखा जाए, चाहे हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, चाहे यंगस्टर्स हैं, उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है। तो शायद कहीं ना कहीं आप भी यही मानते होंगे कि उसका ज़्यादातर कारण जंक फूड रहता है। जंक फूड और मैदे से बनी हुई चीज़ें, पहले लोग रोटी खाते थे, स्वस्थ रहते थे, अब डबल रोटी खाते हैं, अस्वस्थ रहते हैं। और यदि आप किसी डबल रोटी को पानी में भिगो के 2 मिनट छोड़ दो, आपको देखने का मन नहीं करेगा। उसमें इस कदर खमीर उत्पन्न होगा, मन खट्टा होगा। तो मैदा को मैक्सिमम अवॉइड करना चाहिए क्योंकि हमारी आंतों में जमता है। मोटा खाना ज़्यादा अच्छा है बनस्पत पतले खाने के। पहले लोग मोटा खाते थे, मोटा पहनते थे, स्वस्थ रहते थे। अब पतला खाते हैं, पतला रहने की कोशिश करते हैं और अस्वस्थ रहते हैं। इसलिए जितना भोजन में अगर आटे के साथ चोकर भी हमारे पेट में जाएगी, वो फाइबर का काम करती है, शरीर के लिए अच्छा है। मल पास आउट होगा, मल आंतों में चिपकेगा नहीं।
तो वैद जी, जैसा कि आपने अभी कहा कि मोटा खाना चाहिए, मोटा पहनना चाहिए, और मेरा मानना है कि मोटा नहीं होना चाहिए, बट फिर भी मैं थोड़ी सी इस बात पे चर्चा करना चाहूँगी। किसी टाइम में हमारी जो नानी और दादी हुआ करती थी, उनका कहना था कि सतनजा हमें खाना चाहिए। तो ये सतनजा एक्चुअली था क्या और क्यों हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट था? गेहूँ, मक्का, जौ, बाजरा, चना, ज्वार और चावल। बहुत से लोग इसमें मूंग भी डालते हैं, चावल की जगह मूंग और या मूंग की जगह चावल डालते हैं, और इसको मोटा पिसवा करके, बारीक पिसवा करके नहीं, मोटा पिसवा करके इसको सेवन करते हैं, इसकी रोटी खाते हैं। और ये सब अपने आप में एक बहुत अच्छा फाइबर है, और इसको खाने से हमारे शरीर की पूर्ण, अपने आप में ये पूर्ण आहार है और पूर्णता प्राप्त होती है। पेट इससे बहुत अच्छा साफ होगा। मूंग है, मूंग एक सबसे अच्छा प्रोटीन का सोर्स है, प्रोटीन सबसे ज़्यादा है। चावल है, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं। गेहूँ है, फाइबर है। मक्का है, फाइबर है। और चने के बारे में तो ये कहा गया कि एक चना बाकी सब मना, और जो चना खाए घोड़े की तरह मजबूत हो जाए, ये पहले बुजुर्ग लोग कहते थे। और चने के सेवन से नुकसान तो क्या, बहुत ही फायदे हैं। आदमी के अंदर शक्ति का इतना संचार होता है, जो महंगी से महंगी दवाई काम नहीं करती, अकेला चना उसमें काम करता है। तो इस सतनजा से हमारे शरीर में फाइबर्स जाते हैं और हमारे शरीर में शक्ति का संचार होता है। जैसे आपने सतनजा के बारे में अभी हमें बताया, तो अगर देखा जाए आज के यंगस्टर्स को अगर आप देखते हैं तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो काफ़ी वीक हो गया, उनको राइस वगैरह डाइजेस्ट नहीं होते। ये खुद मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो उसका क्या कारण हो सकता है? आज के समय में लोगों का फिजिकल वर्क तो कुछ है नहीं, और सब अधिकतर लोग, खासतौर से नई जनरेशन, लेट उठना और लेट ही सोना। लेट उठना, लेट सोने का मतलब लेट ही हमारा पाचन तंत्र जी नियंत्रित होना जी। तो जब लेट सब काम होगा तो पेट की शुद्धि भी लेट होगी, तो गैस तो निश्चित रूप से बनेगी। और यदि हमें अपने शरीर को निरोगी रखना है, उसमें शक्ति का संचार करना है, उनको व्याधियों से दूर करना है, तो दिन में अपनी दिनचर्या नियमित रूप से व्यवस्थित करनी ही पड़ेगी। आजकल तंबाकू का सेवन भी बहुत बढ़ गया, ये भी हमारी पाचन क्रिया को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। और सिगरेट, शराब, ये भी काफ़ी समाज के अंदर बढ़ गई। तो हमें अपने शरीर को बनाए रखने के लिए नियमित रूप से, जैसे हम मंदिर में जाते हैं उसकी सफाई करते हैं, ऐसे ही हमें, हमारा शरीर भी एक मंदिर है, और उसको हमें सफाई के लिए इन चीज़ों से दूर रहना ही पड़ेगा। तो वैद जी, अभी आपने बात की कि आजकल के जो यंगस्टर्स हैं वो सिगरेट वगैरह का भी यूज़ करते हैं, ड्रिंक्स वगैरह भी लेते हैं। तो इसी पे मैं कुछ पूछना चाहूँगी आपसे। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका मानना ये है कि जब वो खाना खाते हैं उसके बाद अगर वो स्मोक करते हैं तो उनको खाना डाइजेस्ट हो जाता है। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ, सिर्फ एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है ये, क्या इसमें कुछ सच्चाई भी है? खाना डाइजेस्ट हो हमारी क्रिया से होता है, जिस सिगरेट शराब से नहीं होता। ये सिर्फ पीने वालों के एक बहाने हैं कि हमने खाना खा लिया उसके बाद सिगरेट पी तो हमें डाइजेस्ट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। इस चीज़ से सिवाय नुकसान के कुछ नहीं है। और सिगरेट, शराब, ये हमारे शरीर का नष्ट तो कर देंगी, फ़ायदा नहीं देंगी। रही बात गैस ख़त्म करने की, गैस किसी कीमत पे ख़त्म नहीं करने की। और इतना कह सकता हूँ कि कबूतर के आँख बंद करने से बंदर नहीं भागता, और ये चीज़ें कहीं किसी कीमत पे गैस को नहीं भगाती। अगर ऐसा होता तो हम भी सबको कहते भैया खाना खाओ और सिगरेट पियो, ऐसा गलत है, कुछ ये भ्रांति है। तो मतलब आपका मानना है कि ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है या फिर एक बहाना कि वो स्मोक कर सके? साइको भी प्लस पीने के बहाने भी। तो दर्शकों, अगर आप भी ऐसे साइको हैं या मानते हैं कि इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है, तो आपकी गलतफहमी है। अगर आप अच्छी जिंदगी, निरोगी जिंदगी जीना चाहते हैं तो अपनाइए आयुर्वेद को। फिलहाल समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद और कुछ सवाल, जवाब और जानकारियों के साथ लौटते हैं हम।